नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की यूनिवर्सिटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश भूगोल संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं और बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के भूगोल की ओर। दोस्तों, आपके सामने मध्य प्रदेश का राजनीतिक मानचित्र प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है 870 किलोमीटर है एवं उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 605 किलोमीटर है। वहीं अगर बात करें अक्षांशीय विस्तार की, तो यह 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर खत्म होता है। देशांतरी विस्तार मध्य प्रदेश का है 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? विकल्प हैं प्रायद्वीपीय भारत, उत्तर का मैदान, पश्चिमी घाट, भारतीय मरुस्थल। इसका सही जवाब होगा प्रायद्वीप भारत, जो संपूर्ण भारत का सर्वाधिक प्राचीन खंड है और उसी प्राचीन खंड का एक हिस्सा मध्य प्रदेश भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश निम्न में से किस कटिबंध में अवस्थित है? मध्य प्रदेश निम्न में से किस कटिबंध में अवस्थित है? आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि जलवायु दृष्टि से संपूर्ण ग्लोब को, संपूर्ण पृथ्वी को कुछ कटिबंधों में बांटा गया है, जिनकी अपनी अपनी जलवायविक विशेषता होती हैं। आपके विकल्प हैं इस प्रश्न के लिए उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, 1 एवं 2 दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1 एवं 2 दोनों, अर्थात मध्य प्रदेश उष्ण कटिबंध एवं उपोष्ण कटिबंध दोनों क्षेत्रों में आता है। उष्ण कटिबंध अर्थात 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो बात करें तो मध्य प्रदेश 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच आता है। वहीं उपोष्ण कटिबंध की बात करें तो यह कर्क रेखा से ऊपर का क्षेत्र होता है। और तीसरा प्रश्न, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? विकल्प है 17, 13, 14, 11। विकल्प एक बार और दोहरा देता हूं मैं, 17, 13, 14, 11। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है 17। जी, 17 जिलों से मध्य प्रदेश में कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का आकार निम्न में से किस प्राणी से मिलता है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। मध्य प्रदेश का आकार निम्न में से किस प्राणी से मिलता है? समुद्री घोड़े से, बैठे हुए ऊंट के समान, दौड़ते हुए टाइगर से, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा बैठे हुए ऊंट से। दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए बता दें कि यह प्रश्न पूछा जा चुका है। पीईबी की एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों की सीमाएं छूता है? निम्न में से कौन सा जिला ऐसा है जो उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों की सीमाएं छूता है? विकल्प हैं पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी, सिद्दी। पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी, सिद्दी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सिद्दी। दोस्तों, सिद्दी के साथ सिंगरौली भी एक जिला है जो उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों की सीमाएं छूता है। यद्यपि सिद्दी के संबंध में कुछ विवाद चल रहे थे, परंतु आधिकारिक वेबसाइट पर सिद्दी जिले को दोनों ही राज्यों से इसकी सीमा शेयर करते हुए पता गया है, इसलिए कोई कंफ्यूजन ना पाले। सिंगरौली के साथ सिद्दी भी वह जिला है जो उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों की सीमाएं छूता है। अगला प्रश्न, कौन सा शेल समूह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है? कौन सा शेल समूह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है? विकल्प है आद्य शेल समूह, धारवाड़ शेल समूह, विंध्य शेल समूह, और चौथा एवं अंतिम विकल्प है आर्य शेल समूह। दोस्तों, आद्य शेल समूह जो सर्वाधिक प्राचीन शेल समूह है, उसके बाद उसके अवशेषों पर बना शेल समूह धारवाड़ शेल समूह, विंध्य शेल समूह तृतीय वर्ग का शेल समूह है, और आर्य शेल समूह ये नवीनतम शेल समूह है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है आद्य शेल समूह, जो सर्वाधिक प्राचीन शेल समूह है। मध्य प्रदेश उसी शेल समूह का हिस्सा है, इसीलिए मध्य प्रदेश की जो मिट्टी है वो काफ़ी प्राचीन है, क्योंकि पुराने शेल समूह से निर्मित है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान को सकोली श्रेणी का प्रतिनिधि नगर माना जाता है? सकोली श्रेणी जो धारवाड़ शेल संबंधी है, उसके बारे में आपको बताना है कि सकोली श्रेणी
सकोली श्रेणी मुख्यतः किस नगर में देखा जाता है? इसका जो प्रतिनिधि नगर है वो बताना है आपको। बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर। दोस्तों बालाघाट में चिल्पी श्रेणी है, छिंदवाड़ा में सकोली श्रेणी नहीं अपितु इसके ही जैसा एक अन्य नाम है सोसर श्रेणी। सोसर श्रेणी छिंदवाड़ा में, तो कृपा कर कंफ्यूज ना हो। सकोली जो है जबलपुर में है और जो सौकर श्रेणी है छिंदवाड़ा में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जबलपुर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गुडविल या सद्भावना शिखर जो विंध्य पर्वत की सबसे अधिक एलिवेशन है, अधिक एलिवेशन अर्थात ऊंचाई, गुडविल या सद्भावना शिखर जो विंध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची एलिवेशन में स्थित है, कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? सागर, दमोह, ग्वालियर, होशंगाबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है दमोह। जी, दमोह जिले में कालूमार श्रेणी या गुडविल श्रेणी स्थित है। अगला प्रश्न, मालवा पठार का निर्माण हुआ है, मालवा पठार का निर्माण हुआ है बैसाल्ट लावे से, नदी निक्षेप से, ग्रेनाइट से, डोलोमाइट से। इस प्रश्न का सही जवाब बैसाल्ट लावे से। जी, मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले बैसाल्ट लावे से हुआ था। अगला प्रश्न, सोनवाड़ा पठार एवं उमटवाड़ा पठार किस भौतिक विभाग से संबंधित है? सोनवाड़ा पठार एवं उमटवाड़ा पठार किस भौतिक विभाग से संबंधित है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, मध्य भारत। दोस्तों आपको बता दें ये जो दोनों पठार हैं वो मालवा के पठार से ही संबंधित है, मालवा के ही उप पठार कहे जाते हैं। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा, सिगार, कालूमार, धूपगढ़। दोस्तों सिगार जो है विंध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है, मालवा की जो सर्वोच्च चोटी है वो सिगार है, सिद्ध बाबा बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा सिद्ध बाबा। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत का सबसे निचला क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र का है? जी, निम्न में से भारत का सबसे निचला घाटी क्षेत्र किस नदी घाटी का है? चंबल नदी घाटी, बैतवा नदी घाटी, ताप्ती नदी घाटी, नर्मदा एवं सोन नदी घाटी। नर्मदा एवं सोन नदी घाटी का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत का सबसे निचला क्षेत्र है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब नर्मदा एवं सोन घाटी है। अगला प्रश्न, गेहूं ढलिया पठार के नाम से जाना जाता है, गेहूं ढलिया पठार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, बुंदेलखंड पठार, मध्य भारत का पठार, कौन सा विकल्प सही होगा? चूंकि सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन मालवा प्रदेश में होता है इसलिए गेहूं ढलिया का पठार भी मालवा प्रदेश को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरसों का सर्वोत्तम क्षेत्र मध्य प्रदेश में कौन सा है? सरसों का सर्वोत्तम क्षेत्र मध्य प्रदेश में कौन सा है? पहला विकल्प बुंदेलखंड क्षेत्र, दूसरा बघेलखंड क्षेत्र, तीसरा मध्य भारत पठारी क्षेत्र, चौथा सतपुड़ा क्षेत्र। दोस्तों सरसों की जो खेती होती है जलोढ़ मृदा में सबसे अच्छी होती है, तो आप अनुमान लगाइए जलोढ़ मृदा निम्न में से किस भौतिक विभाग में पाई जाती है? इसका सही जवाब है मध्य भारत का पठारी क्षेत्र। मध्य भारत का पठारी क्षेत्र, इस क्षेत्र में सबसे अधिक सरसों पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है जो हिमालय से भी पुरानी है। जी, हिमालय से भी पुरानी एक पर्वत श्रेणी है जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों, हिमालय पर्वत जो एक जानी मानी वलित पर्वत श्रेणी है उससे भी प्राचीन पर्वत श्रेणी हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो आपको बताना है वह कौन सी है? विंध्याचल, सतपुड़ा, उदयगिरी, अरावली। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विंध्याचल। जी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी हिमालय से भी प्राचीन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न राज्यों में से किसे नदियों का मायका कहा जाता है? निम्न में से किसे नदियों का मायका कहा जाता है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश अथवा हिमाचल प्रदेश। आपको बता दें दोस्तों मध्य प्रदेश जो है वहाँ से 10 बड़ी नदियाँ और 100 से भी अधिक छोटी नदियों का उद्गम होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को ही नदियों का मायका कहा जाता है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब मध्य प्रदेश होगा। अगला प्रश्न, जानापाव के वांचू पॉइंट से निम्न में से कौन सी नदी उद्गमित होती है? जानापाव के वांचू पॉइंट से निकलने वाली नदी का नाम बताना है दोस्तों आपको।
विकल्प है आपके बेतवा, टॉन्स, बैनगंगा, चंबल। इस प्रश्न का सही जवाब है चंबल। जी, चंबल वांचू पॉइंट से निकलती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से शहर को बेतवा का आइलैंड कहा जाता है? इनमें से कौन से शहर को बेतवा का आइलैंड कहा जाता है? देवगढ़, विदिशा, रायसेन, सांची। आपको बता दें दोस्तों, बेतवा का उद्गम रायसेन जिले से होता है। यद्यपि इस प्रश्न का सही जवाब होगा हमारा देवगढ़। देवगढ़ को ही बेतवा का आइलैंड कहा जाता है, बेतवा नदी जो रायसेन से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है? चंबल, नर्मदा, बेतवा अथवा सोन। चंबल, नर्मदा, बेतवा, सोन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा नर्मदा। जी, सर्वाधिक धार्मिक महत्व के कारण नर्मदा को और इसके जल का भी सर्वाधिक उपयोग किया जाता है सिंचाई में, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पालनपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होने वाली एक नदी है। पालनपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होने वाली एक नदी है। सिंध, नर्मदा, पार्वती, वैत्रवती। आपको बता दें दोस्तों, पालनपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान से सिंध नदी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है जो टोंस की सहायक नदी पर अवस्थित है। चचाई जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात। दोस्तों, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चचाई जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात या पाताल पानी जलप्रपात। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा बहुटी जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात जिसकी जो ऊंचाई है 198 मीटर है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है जो मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर बताया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सोआ टॉलमी द्वारा प्रदत्त किस नदी का नाम है? सोआ टॉलमी द्वारा प्रदत्त किस नदी का नाम है? टॉलमी जो एक प्रसिद्ध भूगोलवेता रहे, उन्होंने एक नदी को नाम दिया था सोआ। तो आपको बताना है वह कौन सी नदी का नाम था? सोन, नर्मदा, शिप्रा, चंबल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा सोन नदी। सोन नदी जिसे स्वर्ण नदी या हिरण्यभाऊ नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से नर्मदा का ऊंचा जलप्रपात है। निम्न में से नर्मदा का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मंदार, कपिलधारा, दुग्धारा, सहस्त्रधारा। मंदार, कपिलधारा, दुग्धारा, सहस्त्रधारा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है कपिलधारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में अवनालिका अपर्दन के लिए इनमें से एक नदी जानी जाती है। मध्य प्रदेश में अवनालिका अपर्दन के लिए इनमें से एक नदी जानी जाती है। आपको एक हिंट देते हैं दोस्तों, बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करती है वह नदी। विकल्प है चंबल, शिप्रा, सोन, बैनगंगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा चंबल नदी। चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बेतवा नदी पर अवस्थित एक प्रसिद्ध शहर है। बेतवा नदी पर अवस्थित एक प्रसिद्ध शहर है। अमरकंटक, होशंगाबाद, भिंड, विदिशा। इस प्रश्न का सही जवाब है विदिशा। जी, विदिशा नगर जो है बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मौसम संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? मौसम संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है दोस्तों। उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। मौसम संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला इंदौर में अवस्थित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में खगोल अध्ययन संबंधी एक अत्याधुनिक वेधशाला है। जी, सर्वाधिक अत्याधुनिक वेधशाला है दोस्तों, नवनिर्मित वेधशाला है। आपको बता दें, यह वेधशाला उज्जैन जिले के डोंगला गांव में अवस्थित है। अगला प्रश्न, मावठा का संबंध किससे है? मावठा का संबंध किससे? मावठा जो एक मौसमी गतिविधि है, इसका संबंध किससे है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ, टॉर्नेडो या फिर गर्म पवन। दोस्तों, मावठा पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित है। पश्चिमी विक्षोभ जो जेट स्ट्रीम के साथ आता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है?
बहुत ही साधारण सा प्रश्न है और मुझे उम्मीद है आप सभी जानते होंगे इसका जवाब। फिर भी विकल्प बताते हैं आपको, चंबल, नर्मदा, ताप्ती, माही। इस प्रश्न का सही जवाब होगा माही। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के 17 भू अवस्थित जिलों में शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश के 17 भू अवस्थित जिलों में शामिल नहीं है। दोस्तों आपको बता दें, भू अवस्थित जिला अर्थात जो प्रदेश सभी ओर से स्थलीय भूभाग से घिराव से भू अवस्थित भाग बोला जाता है। तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 17 भू अवस्थित जिले हैं। आपको बताना इनमें से कौन सा जिला भू अवस्थित नहीं है मध्य प्रदेश का। विदिशा, सीहोर, मुरैना अथवा जबलपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा मुरैना। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, कछारी मिट्टी। दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत जो किसी मृदा का है वह काली मिट्टी का है। काली मिट्टी जिसको एक और अन्य नाम रैगर के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरसों की फसल निम्न में से किस प्रकार की मृदा में सबसे अच्छी होती है। सरसों की फसल निम्न में से किस प्रकार की मृदा में सबसे अच्छी होती है। इस प्रश्न का जिक्र हम आगे कर चुके हैं दोस्तों, तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए, आप जल्दी इसका जवाब ढूंढ पाने में सक्षम होंगे। विकल्प हैं काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित प्रकार की मिट्टी। इस प्रश्न का सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में सरसों की खेती सबसे अच्छी होती है। अगला प्रश्न, भाटा अर्थात पत्थर निम्न में से किस मिट्टी का दूसरा नाम है। भाटा अर्थात पत्थर निम्न में से किस मिट्टी का दूसरा नाम है। लेटेराइट मिट्टी का, कांप मिट्टी का, लाल मिट्टी का, कछारी मिट्टी का। लेटेराइट मिट्टी का ही एक अन्य नाम भाटा है। इस प्रश्न का सही जवाब लेटेराइट। अगला प्रश्न, वन प्रदत्त सूची में से किस अनुसूची का हिस्सा है। दोस्तों हमारे भारतीय संविधान को 3 अनुसूचियों में बांटा गया है। इसके विषयों को 3 अनुसूची में बांटा गया है, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। तो आपको बताना है जो वन है वह किस सूची का विषय है। राज्य सूची का है, केंद्र सूची का है, समवर्ती सूची का है अथवा अनुविभागीय सूची का है। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन विधेयक से वन को समवर्ती सूची में रखा गया था, अतः जो वन है वह समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बहुत ही साधारण आसान सा प्रश्न है, लड्डू प्रश्न है। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए अगर कि भारत में दूसरे नंबर पर जो वनी आवरण वाला प्रदेश है वो कौन सा है, तो दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। याद रखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक वन प्रथम नंबर मध्य प्रदेश, द्वितीय स्थान अरुणाचल प्रदेश, तृतीय स्थान छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वन किस वर्गीकरण का हिस्सा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं IUCN ने वनों को संरक्षण की दृष्टि से 3 हिस्सों में बांटा था। वे है संरक्षित, आरक्षित, अवर्गीकृत। तो आपको बताना मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वन किस वर्गीकरण का हिस्सा है। संरक्षित का, आरक्षित का, अवर्गीकृत का अथवा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आरक्षित वन। लगभग 65% जो वन है आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की वन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। 1956 में, 1952 में, 1959 में, 1960 में। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना ही चाहिए। मध्य प्रदेश की वन नीति 1952 में घोषित की गई थी। इस प्रश्न का सही जवाब 1952 होगा। भारत की प्रथम वन नीति जो 1894 में घोषित की गई थी का नवीनतम संशोधन है। भारत की प्रथम वन नीति जो दोस्तों 1894 में आई थी, उसका अभी हाल ही में संशोधन हुआ है। वह किस वर्ष हुआ था। 2018 में, 1988 में, 1999 में, 2005 में। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है 2018। जी दोस्तों, 2018 में भारत की वन नीति का संशोधन किया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वनोपज के अंतर्गत मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र आता है। किस वनोपज के अंतर्गत मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र आता है। साल, सागवान, बांस, नीम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों सागवान, जो कि मध्य प्रदेश के कुल वनों का 20% हिस्सा है, जबकि साल लगभग 4% है। अगला प्रश्न, राज्य वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है। राज्य वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है।
ग्लाइसिस मैक्स, लिलियम कैंडियम, फाइकस बैंगलेंसिस, पैलेंथिस एम्ब्लिका। दोस्तों राज्य वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बैंगलेंसिस है, जबकि ग्लाइसिस मैक्स सोयाबीन, और हम जानते हैं मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है, इसलिए ये भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारा पहला विकल्प है ग्लाइसिस मैक्स सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा फाइकस बैंगलेंसिस। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बैंगलेंसिस है। अगला प्रश्न, तेंदुपत्ता निम्न में से किस उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है? तेंदुपत्ता निम्न में से किस उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है? वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, तंबाकू उद्योग, बीड़ी उद्योग के लिए। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बीड़ी उद्योग। बीड़ी उद्योग के लिए तेंदुपत्ता एक कच्चा सामग्री होती है। अगला प्रश्न, कत्था बनाने का कारखाना निम्न में से कहाँ अवस्थित है? कत्था बनाने का कारखाना निम्न में से कहाँ अवस्थित है? शिवपुरी, बानमोर, ग्वालियर, एक अथवा दो दोनों। दोस्तों आपको बता दें कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी एवं बानमोर दोनों ही जगह अवस्थित हैं। अतः इस प्रश्न का उत्तर चौथा विकल्प होगा, एक एवं दो दोनों। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में लोकवानिकी अधिनियम कब घोषित किया गया? मध्य प्रदेश में लोकवानिकी अधिनियम, दोस्तों याद रखिएगा लोकवानिकी योजना अलग है, लोकवानिकी अधिनियम अलग है। आपसे लोकवानिकी अधिनियम का वर्ष पूछा जा रहा है। 2001, 2005, 1995, 2002। आपको बता दें लोकवानिकी अधिनियम सन 2001 में आया था, जबकि 1995 में लोकवानिकी योजना आई थी। याद रखिएगा लोकवानिकी योजना 1995 और 2001 में लोकवानिकी अधिनियम। अगला प्रश्न, चरण पादुका योजना का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? चरण पादुका योजना का प्रारंभिक उद्देश्य है वन क्षेत्र को बढ़ाना, वृक्षों की कटाई रोकना, तेंदुपत्ता संग्राहक को निःशुल्क जूते चप्पल उपलब्ध कराना, बांध बनाने संबंधी। चरण पादुका योजना दोस्तों लेटेस्ट योजना है, करंट अफेयर्स का प्रश्न आने की संभावना बनती है। अतः आपको बता दें चरण पादुका योजना का संबंध तेंदुपत्ता संग्राहक को निःशुल्क जूते चप्पल उपलब्ध करवाने संबंधी है। इस प्रश्न का सही विकल्प तीसरा सही विकल्प सही है। इसके लिए तेंदुपत्ता संग्राहक को निःशुल्क जूते चप्पल उपलब्ध कराने हेतु चरण पादुका योजना लाई गई थी। अगला प्रश्न, 33% से कम वन क्षेत्र वाले जिलों में वनावरण बढ़ाने हेतु योजना लाई गई थी। 33% से कम वन क्षेत्र वाले जिलों में वनावरण बढ़ाने हेतु योजना लाई गई थी। पंचवन योजना, दीनदयाल वनांचल योजना, विकेंद्रीकृत रोपण योजना, वृक्षारोपण योजना। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों पंचवन योजना। पंचवन योजना 33% से कम वन आवरण वाले जिलों में वन आवरण को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय वन प्रबंध संस्थान 1982। भारतीय वन प्रबंध संस्थान जिसकी स्थापना 1982 में हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों ये बताना है आपको। भारतीय वन प्रबंध संस्थान छिंदवाड़ा, जबलपुर, भोपाल, खंडवा। मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा भोपाल। जी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भोपाल में अवस्थित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 11, 13, 15, 48। ये भी संभावित प्रश्न है दोस्तों, आने की इसकी भी पूरी संभावना है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 11। मध्य प्रदेश को कुल कृषि क्षेत्र जो है वो 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश के 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राज्य वानिकी अनुसंधान संस्थान जिसे सफरी के नाम से भी जाना जाता है कहाँ अवस्थित है? जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, सिवनी। दोस्तों राज्य वानिकी अनुसंधान की स्थापना 1963 में हुई थी और इसका मुख्यालय जबलपुर में अवस्थित है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब जबलपुर होगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का प्रथम फॉरेस्ट ट्रेनिंग महाविद्यालय है। मध्य प्रदेश का प्रथम फॉरेस्ट ट्रेनिंग महाविद्यालय है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग महाविद्यालय दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग नहीं है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा बालाघाट। बालाघाट में प्रथम फॉरेस्ट ट्रेनिंग महाविद्यालय स्थापित किया गया था और जो दूसरा था वो बैतूल में था। जबकि शिवपुरी में प्रथम फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग महाविद्यालय, याद रखिएगा शिवपुरी में प्रथम फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग महाविद्यालय और प्रथम फॉरेस्ट ट्रेनिंग महाविद्यालय बालाघाट में। आगे बढ़ते हैं,
मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया। आपको एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। बांधवगढ़, कान्हा किसली, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था दोस्तों? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट आंसर है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और प्रथम अभ्यारण्य भी है। यहीं पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में। अगला प्रश्न, प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य जहां प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य जहां प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व है, 6 टाइगर रिजर्व है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया है। ये एक स्पेशल फैक्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हुए भी वहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। आपको बताना है कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। रातापानी अभ्यारण्य, करेरा अभ्यारण्य, दुर्गावती अभ्यारण्य, रालामंडल अभ्यारण्य। इस प्रश्न का सही जवाब होगा रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य जो रायसेन में अवस्थित है, इस अभ्यारण्य में प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCF बनाया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्व एसोसिएशन। 2005 में, 2010 में, 2008 में, 1973 में। आपको बता दें दोस्तों, NTCA की स्थापना 2005 में की गई थी। सन 2005 में NTCA की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान निम्न में से है। मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान निम्न में से है। घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान बताना है दोस्तों। आपको बता दें, सिर्फ 2 ही जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं, जो आपको पहले और दूसरे विकल्प में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बताना इनमें से पहला कौन सा है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान। घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान था। अगला प्रश्न, मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है। जी, मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है। रडियार्ड किपलिंग की किताब का, साहित्य का एक पात्र रहा है मोगली, जो बहुत ही चर्चित है और बच्चे भी काफ़ी इसका कार्टून देखना पसंद करते हैं। तो मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है सतपुड़ा, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना क्षेत्र, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, सन 2020 में मध्य प्रदेश को किस राज्य का दर्जा दिया गया। सन 2020 में मध्य प्रदेश को किस राज्य का दर्जा दिया गया। टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, गिद्ध स्टेट, लायन स्टेट। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, 2020 में लेपर्ड, जिसको हम हिंदी में तेंदुआ कहते हैं, की जनगणना हुई थी और उसके अनुसार मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट का टैग दिया गया है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का नवीनतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का नवीनतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है दोस्तों। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कुल 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। इनमें से पहला कौन सा है आपको बताना है। पन्ना, अमरकंटक, अचनकमर, पंचमढ़ी, मंडला, चौथा बांधवगढ़। पन्ना, अमरकंटक, अचनकमर, पंचमढ़ी, मंडला, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश का नवीनतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। नवीनतम दोस्तों पन्ना है, जो 2012 में बनाया गया है, जबकि पहला जो है पंचमढ़ी है और दूसरा अमरकंटक है। पहला पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बना था, दूसरे नंबर पर अमरकंटक अचनकमर बना था और सबसे लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है पन्ना है, जो 2012 में बनाया गया है। धन्यवाद दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। आशा है आप सभी को ये सारे प्रश्न पसंद आए होंगे और बहुत इम्पोर्टेंट लगे होंगे आपको। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे आगे के वीडियो आपको सही समय पर प्राप्त हो सके और आप इनका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।